हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आपके कहने पे वीडियो लेके आ चुके हैं जीओसी का, जिसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जहां से आपको जीओसी का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करते हैं और एक एक करके कंसेप्ट को समझते हैं। तो आ जाओ भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। बिल्कुल बेसिक से हर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, बस आराम आराम से करते चलना है। क्लियर है क्या? तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया हुआ, पहले इसको लिखो। तो मैंने कंपाउंड लिखा है CH3, फिर कौन है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा और ओपन करके आपको दिखाऊं, क्योंकि आप बिल्कुल नए नए आए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा ओपन करना तो बनता है। ठीक है भैया, क्यों ओपन किया ध्यान से सुनना। पहले कंसेप्ट बता रहा हूं, सुनना। क्या कि अगर कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, अगर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और अगर कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? ध्यान दो, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है, यहां देखो सिग्मा, यहां पे एक सिग्मा है और नीचे वाला क्या हो जाता है? पाई। पाई बॉन्ड को पाई बोलते हैं। ठीक है ना, फिर ये क्या है? सिग्मा, और ये भी क्या है? सिग्मा। इतना बात क्लियर है। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा और डबल बॉन्ड को पाई और ट्रिपल बॉन्ड को भी पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ इस कार्बन को जरा ध्यान से देख के बताना, इसके पास कितना सिग्मा है? 1 2 3 4, आसपास 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, इसको देख के बताओ कितना सिग्मा? 1 2 3, ये तो पाई है ना। 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा? sp2। इसको देख के बताओ 1 2 3, आसपास 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा? sp2। तो हमारा आंसर होगा sp3 sp2 sp2। तो कहां है? sp3 sp2 sp2, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से उतारेंगे फटाफट से। इसी तरह से क्वेश्चन को करना, यही तो जीओसी है। खाली कंसेप्ट पे ध्यान दो, बस आगे बढ़ते। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, सिग्मा पाई के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। क्लियर है क्या? ध्यान से देना, ये C6H6 है, ये तो अपने को पता ही होगा, बेंजीन है भैया, बताए थे ना, ये अपना बेंजीन होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होता है? H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। ये मेरा बेंजीन है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। क्लियर है ना? आपको पता होगा ये सारे क्या होते हैं? कार्बन्स होते हैं। ये सारे कार्बन है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, बताओ इसमें कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है? तो ध्यान से देखो, ये सिंगल है, सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है, और ये भी तो सिंगल है, सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है, तो 6 H वाला और 6 कार्बन कार्बन वाला, और अंदर में जो 3 है वो क्या है? पाई बॉन्ड है। क्लियर है? तो काउंट करो, 6 तो हाइड्रोजन वाला सिग्मा, 6 कार्बन वाला सिग्मा, तो हाउ मेनी सिग्मा? 12 सिग्मा हो गया और 3 पाई हो गया। इतना बात समझ में आता है ना? क्लियर है? फिर से बता दूं क्या? ये देखो ना, 1 2 3 4 5 6, और ये भी तो है 7 8 9 10 11 12। तो 12 सिग्मा 3 पाई, पर बोला है 6 सिग्मा 2 पाई, तो ये नहीं हो सकता। क्लियर है? उसके बाद है C6H12। ध्यान दो, देखो इसको करने का भी मेरे को नीड नहीं है, पर एक चीज आपने ध्यान दिया, यहाँ पे C6H12 है, मतलब ये एक एल्कीन है। एल्कीन है, और एल्कीन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो एक ही डबल बॉन्ड होगा। 2 पाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। मैं भी दिखाऊंगा, पर आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये एल्कीन है? भैया मुझे फॉर्मूला पता है, एल्कीन का एल्काइन का, ये सब चीज ध्यान देना पड़ेगा ना। हर चीज सीखो। आपको पता होगा कि 3 चीज होता है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, देखना ध्यान से। एल्केन में क्या होता है? अगर कार्बन X है तो हाइड्रोजन को डबल कर दो 2x, और उसमें 2 ऐड कर दो, जैसे मैं दिखाता हूं। अगर मैंने लिखा C4, 4 का डबल 8, और उसमें 2 ऐड कर दो, तो क्या हो गया? H10। ये एल्केन है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, मतलब इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं आ सकता। क्लियर है? मैंने लिखा C5, तो 5 का डबल 10 और 2 ऐड कर देंगे तो 12, ये सारे एल्केन है। मैंने लिखा C6 डबल 12 में 2 ऐड 14, ये सारे एल्केन है, तो इसमें तो पाई बॉन्ड हो ही नहीं सकता। क्लियर है? एल्कीन क्या होता है? CXH
2x इस बस इसमें डबल। अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 10। अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 12। मतलब इसमें एक ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और बाकी सब सिंगल बॉन्ड होगा। तो एक सिग्मा और एक ही ना पाई हो सकता है, तो 2 पाई तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर इतना कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा तो हम डायरेक्टली ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और एल्काइन में क्या होता है, फिर से CX H2X, इसमें -2 कर देते हैं, मतलब दो दो घटाते जाओ। अगर कार्बन यहाँ पे 5 है तो डबल कितना होगा 10, उसमें 2 कम तो 8 हो जाएगा। अगर कार्बन 4 है डबल 8, 2 कम यहाँ पे S6 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब देखो ध्यान से, तो इसमें एक सिग्मा है और दो क्या है पाई बॉन्ड। हाँ, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो सकता है। इतना बात क्लियर है। तो बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। तो ये तो एल्कीन है, एल्कीन में एक ही पाई बॉन्ड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो नहीं सकता। CH2Cl2 कैसे बनेगा, देखो CH है, यहाँ भी क्या है H है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो ये हो गया CH2Cl2। इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई नहीं हो सकता। क्लियर है। तो ये देखो मैं डायरेक्टली बता सकता था, बट कंसेप्ट भी तो सीखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, C है, यहाँ पे H, H डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन H, यहाँ भी कौन H। इतना बात क्लियर है। तो ध्यान से आपको दिख रहा होगा ये सिग्मा 1 2 3 4, ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला पाई, ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला पाई, तो यहाँ हो गया 6 सिग्मा 2 पाई, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। पर ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, एल्कीन मतलब एक ही पाई बॉन्ड हो सकता है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता ना कि C6H10, तो एल्काइन होता तो वहां पे हम चेक कर सकते थे। ठीक है, चलो भाई क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर, ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फिर से क्वेश्चन दिया, देखो जब तक एक कंसेप्ट के 2-3 क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना भी कंसेप्ट करेंगे उसके 2-3 क्वेश्चन करते हुए आगे चलो। ठीक है, फिर बोला है इन दिस कंपाउंड, देखो भैया इसको हल्के मत ले लेना, अरे सर ये तो वही वाला है। भैया जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है ना, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। ठीक है, उसके बाद कौन है, C पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर C पे H है, और यहाँ पे कौन है CS3। मैंने इसको अच्छे से ओपन कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब देखो फंसोगे इसमें, क्या बोला है, द C2C3 बॉन्ड। अब बोलोगे सर C2C3 ये क्या है, C2C3 किसको 2 माने, नंबरिंग तो यहां से भी हो सकता है, नंबरिंग यहां से भी हो सकता है। इसमें आयुपैक का भी कंसेप्ट डाल दिया। आयुपैक में आपने प्रायोरिटी देखा था ना, क्या देखा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का तो प्रायोरिटी बिल्कुल सेम होता है। तो किसको प्रायोरिटी दे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले आ जाएगा, पहले कौन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। यहां से नंबरिंग कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर में आ रहा है, यहां से कुछ भी नहीं आ रहा, तो जहां से जो ग्रुप पहले आता है वहीं से नंबरिंग होगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इतना बात क्लियर है ना। प्रायोरिटी का खेला था। सबसे कम प्रायोरिटी किसका होता है, लोकेंट बोल लो या सब्स्टिट्यूएंट बोल लो। उससे ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और उससे ज्यादा प्रायोरिटी होता है फंक्शनल ग्रुप का। तो इसी के हिसाब से हम लोग नंबरिंग करते हैं। पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी सेम है, तो जो पहले आ जाएगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले कौन आया, ट्रिपल सॉरी सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। अब बोला है क्या C2C3, तो ये C2 है, ये C3 है। ध्यान से देखना इसमें कितना सिग्मा, एक एक 2 सिग्मा है। ठीक है, तो 2 सिग्मा को क्या बोलते हैं, sp। ठीक है, अब यहां देखो, हाउ मेनी सिग्मा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा को क्या बोलेंगे, sp3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sp एंड sp3 का है, sp एंड sp3, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। तो ये भाई ध्यान रखना होगा कि नंबरिंग कहां से करते हैं। पर बहुत लोग के मन में आ रहा होगा डाउट कि सर एक बताइए ना, कि अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का पोजीशन भी सेम है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो ना, कभी कभी मन में आ जाता है कि आप लोग को थोड़ा सा बता दिया जाए। यहाँ पे ले लेते हैं CH2, यहाँ ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब बताओ तो नंबरिंग कहां से होगा। अब तो भैया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी भी सेम है, पोजीशन भी सेम है। अब क्या करोगे, अब बताओ। अब बोलोगे सर ट्रिपल बॉन्ड 3-3 बॉन्ड है ताकतवर, नहीं, डबल बॉन्ड से होगा। क्यों, क्योंकि जब नंबरिंग भी सेम हो जाता है तो इन डबल बॉन्ड में इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगाते हैं, अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है, तो अब नंबरिंग यहां से होता है, दैट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नंबरिंग यहां से होता। तो कुछ कुछ बात मैं आपको बता देता हूं कि कुछ सीख के ही जाओगे। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। देखो भैया ये जो वर्ड देख रहे हो ना, ब्यूटाइल,
ये आपने पढ़ा होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, वहां पे आपको ब्यूटाइल के बारे में 4 चीज बताया होगा। मैं पहले बताता हूँ, फिर ये चारों दिया हुआ है, मैं समझाऊंगा। फिर देखो ये क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन में बनाता हूं, देखना ऑप्शन नंबर ए का बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा हुआ है Cl, बोलो हाँ या ना। इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल, एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल है, ठीक है, ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ओके, अब देखना ऑप्शन नंबर बी है क्या, देखो 1 2 3, देखना ध्यान से, 1 2 3, इसी में Cl लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और CH3 लगा हुआ है, ये क्या है, देखो पहले बताओ कितना कार्बन है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो ये भी 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल तो होगा ही होगा, और Cl है तो क्लोराइड तो होगा ही होगा। पर ये कौन सा ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो ये आपको मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आप बोलोगे सर कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या मेरे को ही समझाने में नहीं बन रहा, पहले मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। अपने को पता होना चाहिए सबसे पहला चीज क्या, ये जो 4 कार्बन का होता है 1 2 3 4, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। पहला आता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सिर्फ ब्यूटाइल में ही होता है ऐसा, समझना। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, देखो ये मेरा बेस है, बेस मतलब कोई ग्रुप यहां लग सकता है, जैसे यहाँ पे Cl लगा है ना, ये होता है पहला कार्बन, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन, ये देख रहे हो वाई शेप में एक स्टिक लगा हुआ है, ऐसे फॉर्म को बोला जाता है आइसोब्यूटाइल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे लगा दूं Cl, ये बेस था ना, तो ये बन गया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इतना बात क्लियर है। अगला आता है मेरे पास टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट, टर्ट का मतलब होता है टर्शरी, क्या होता है टर्शरी, इसका याद रखना, जुगाड़ बताता हूँ। टर्ट, टी फॉर टर्ट, टी फॉर त्रिशूल, त्रिशूल होता है ना, त्रिशूल कैसा होता है, देखो ये बेस है, मतलब यहाँ कुछ लग सकता है, ये 1 2 3 4, ये हो गया मेरा टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा देता हूं, तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। एक लास्ट बचता है, इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, समझ में नहीं आता है। सेक ब्यूटाइल क्या होता है, सेक ब्यूटाइल, ये बेस है, ध्यान से देखना, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ठीक है। बीच में लगा देंगे तो टर्शरी बन जाएगा, बीच में मत लगाना, ठीक है। दिख रहा है क्या, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखो, या तो इधर लगा दो या तो इधर, कहीं भी लगा दो, ये जो फॉर्म बनता है ना, ये जो फॉर्म बनता है, इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल, क्या बोलते हैं, सेक ब्यूटाइल। जैसे कि मान लो मैंने ऐसे कुछ लगा दिया यहाँ पे Cl, तो ये बन गया सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये याद ही करना पड़ेगा, 2 3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ये नॉर्मल ब्यूटाइल, ये है आइसोब्यूटाइल, टी फॉर टर्ट, त्रिशूल याद रख सकते हो, और ये सेक क्या है, बीच में नहीं देना है, कहीं भी दे सकते हो। ये 4 ब्यूटाइल का अपने को फॉर्म होता है, ये पता होना चाहिए, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे आपको इजी पड़ेगा। ये क्या था, नॉर्मल ब्यूटाइल, ये कौन सा फॉर्म है, देखो तो जरा सा, कौन सा फॉर्म है, देखो है एक स्टिक आगे है, फिर वाई शेप, तो ये कौन सा है, आइसोब्यूटाइल, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। ओ आइसोब्यूटाइल ही तो बोला है, तो यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्या, ये बताना, देखो क्या है, ये मेरा क्या है, सी है, 1 2 3 4, यहाँ पे कौन है, Cl है, ठीक है। ये दिख रहा है, सर बोलोगे सर ये कौन सा है, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक ब्यूटाइल है। आप बोलोगे कैसे, देखो ये Cl है, एक इधर है, एक इधर है, दिखा दिया उधर, इसको ऊपर कर दे, कहीं भी कर सकते हैं दाएं बाएं, तो ये दिख रहा है सेक ब्यूटाइल, बोलो हाँ या ना। अब देखो ये कार्बन है, ये टर्ड ब्यूटाइल, देखो ये कार्बन है 1 2 3, यहाँ पे कौन है, Cl, और यहाँ पे एक और CH3, ये कौन है, टर्ड ब्यूटाइल, दिस इज टर्ड ब्यूटाइल, दिस इज सेक ब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल, दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये सब क्वेश्चन पे समय दो, ठीक है। यही तो समझने वाला चीज है जिसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो 2 3 बार खुद से बनाओगे तो देखना पड़ता है एग्जाम, अरे ये ऊपर है, इसको नीचे कर दो, वही फॉर्म आ गया, ठीक है। ये देखो ना, एक स्टिक आगे है, फिर वाई शेप, तो ये कौन बन गया, आइसोब्यूटाइल बन गया। तो समय दोगे तभी मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। क्लियर है क्या, चलो भाई, क्लियर है। ये उतार लो, फटाफट से उतार लो एक बार, उतारने से ही काम बनता है, उतारोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, होगा होगा होगा। आ जाओ आ जाओ, अगला बोला है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। आइसोमेरिज्म का नाम सुनते ही भाग जाते हो, मैं एक लेक्चर लाने वाला हूं पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म का, तो डरने का नहीं आइसोमेरिज्म से, ठीक है। तो बोला है C4H10O, ध्यान से देखो, ये C4H10O क्या है, पहली बात तो ये लिखा हुआ ही गलत है, ठीक है। इसका एक्चुअल क्या होगा, देखो ध्यान से मैं बताता हूं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 का डबल क्या होता है, 8, 8 में 2 ऐड कर देंगे तो 10, C4H10, इससे ज्यादा तो कुछ बन ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे O दिया है तो इसका फॉर्म कुछ और है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, C4
H9OH, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो 4 कार्बन में 9 हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल फॉर्म है, या आप इसका ईथर भी बना सकते थे, अभी दिखाऊंगा। ठीक है, बोला है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल, पहले बोला है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या फंक्शनल ग्रुप बन सकता है? चेक करो तो। पहला तो एल्कोहल है, कौन है? एल्कोहल। बॉन्ड लाइन बनाओ, बॉन्ड लाइन, 1 2 3 4, 4 कार्बन में क्या लग गया? OH, तो ये बन गया मेरा एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल। चेक भी कर सकते हो, हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन? कार्बन ने बनाया एक बॉन्ड, तो बचा हुआ 3 हाइड्रोजन है। तो कार्बन ने बनाया 2 बॉन्ड, तो बचा हुआ 2 हाइड्रोजन, तो 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? तो एक बन गया एल्कोहल। और इससे क्या बन सकता है? देखो ना, देखो ना, ईथर बनेगा क्या? ईथर देखना तो एक बार। ईथर, ये क्या होता है? ईथर, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, बीच में ऑक्सीजन। चेक करो तो। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन? यहाँ पे 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10, बिल्कुल ठीक है। बीच में ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है। ये मेरा एल्कोहल, ये मेरा ईथर, तो हाँ, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अगला बोला है पोजीशन आइसोमर, क्या पोजीशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखो इसी का बनाता हूं। ये क्या था? एक नंबर है, 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे? बोलो ब्यूटेन 1 ऑल। आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते थे। ये क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है? ब्यूटेन 2 ऑल। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, चेक कर सकते हो। 4 कार्बन है, हाइड्रोजन भी वही है, ऑक्सीजन भी यही है, तो ऑब्वियस सी बात है पोजीशन भी हो सकता है। जब 2 है तो ऑब्वियस सी बात है ऑल ऑफ दिस ही होगा। पर बोलोगे सर ये मेटामर क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए, तो बता देता हूं मेटामर क्या होता है, देख लो। मेटामर क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आपका सेम रहेगा, और उसमें जो लगा हुआ एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए। मैं अभी बताता हूँ, देखो जैसे कि मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा CH3, यहाँ लिखा ऑक्सीजन, यहाँ लिखा मैंने CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये ईथर है ना, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, बीच में ऑक्सीजन। देखो कितना कार्बन है? 1 2 3 4, बिल्कुल है। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑक्सीजन, ये ना C4H10O। ठीक है, अब मैं एक और लेता हूँ, देखना। CH3 CH2 ऑक्सीजन, CH2 CH3, ये भी मेरा क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ईथर ही है। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 2 5 2 7 3 10, तो फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, पर इसमें जो लगने वाला ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है? डिफरेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेटामर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों आपस में क्या है? मेटामर्स है। तो ये मेटामर्स भी शो कर सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी शो कर सकता है, पोजीशन भी शो कर सकता है। ऐसे को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, डाउट आता है, मैंने थोड़ा स्पीड में यहाँ पे आपको बता दिया, क्योंकि अगर बेसिक आपका किया हुआ होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मैंने बता दिया है। पर हाँ, आइसोमेरिज्म का एक वीडियो लाऊंगा, वहां पे आपको और भी क्लैरिटी कर दूंगा। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर? ये भी हमारा आइसोमर का ही क्वेश्चन है। देखो कौन सा वाला है, दिखाता हूँ। ये मेरा कौन है? कार्बन, कार्बन है ना। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे कौन लगा हुआ है? H लगा हुआ है, यहाँ पे डी, डी फॉर ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का ही आपको पता होगा, आइसोटॉप्स होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ठीक है ना? और यहाँ पे कौन है? C है, C है। यहाँ पे कौन है? D। यहाँ पे कौन है? H। यहाँ पे क्या है? D। यहाँ पे कौन है? H। ठीक है, अब क्या है? ध्यान से देखो, आपको पता है ये मेरा एल्कीन है, और लगने वाला ग्रुप कहाँ है? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, बोलो हाँ या ना। लगने वाला ग्रुप कहाँ है? अपोजिट साइड। यहाँ भी देखो फॉर्मूला सेम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है? दोनों डी और डी किधर है? सेम साइड। किधर है? बोलो सेम साइड, नदी के सेम साइड। एच और एच भी किधर है? सेम साइड। अगर सेम साइड होता है तो कौन सा फॉर्म बोलते हैं? सिस फॉर्म। और नदी के अपोजिट साइड होता है तो क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। इसको मैं नदी बोलता था, याद है ना? नदी के सेम साइड है दोनों ग्रुप तो बोलेंगे सिस, नदी के अपोजिट साइड है तो बोलेंगे ट्रांस। और सिस और ट्रांस किसमें बनता था? बोलो ना, जीआई में, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है? जल्दी से उतारेंगे फटाफट से। जीआई, इसका भी कंडीशन होता है जीआई का, ठीक है, आपको पता होगा। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेम साइड, नदी के सेम साइड ग्रुप है तो सिस बोलेंगे, नदी के अपोजिट साइड ग्रुप है तो क्या बोलते हैं? ट्रांस। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल? पहली बात तो लोग को समझ में नहीं आता सर ये लिखा हुआ क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के सामने कौन कार्बन है? ये तो पहले सर ब्रैकेट के पहले वाला पकड़ो, ये कार्बन है। कितना CH3? 3 लगा हुआ, इसी में लगा हुआ है 3। ये CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, दिखा दिए। कार्बन पे 3 CH3। उसके आगे देखो कौन है? फिर एक कार्बन है, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज है,
और इस पे 2 लगाए। ये पहले इसका एक्चुअल फॉर्म है। पहले एक्चुअल फॉर्म लिखना तो सीखो। ए लिख दिया। अब बी देखो कौन है, यहाँ पे कार्बन है, इसी पे प्लस चार्ज है और इसमें क्या लगा हुआ है 3 CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, ये हो गया मेरा बी। ठीक है। सी देखो क्या है, कौन है, CH3 है, फिर कौन है, CH2 है, फिर मेरे पास कार्बन है, इस पे प्लस चार्ज और ये मेरा H2 हो गया। ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या देखो, यहाँ पे कौन है, CH3 है, फिर कौन है, CH2 है, फिर कार्बन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, फिर यहाँ पे कौन है, CH2 है और यहाँ पे कुछ मेरे को लग रहा है कुछ गलती हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे CH3, हाँ यहाँ पे H2 नहीं होगा, यहाँ पे H होगा। ठीक है, हो जाता है कभी कभी गलती, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ना H नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, CH3। तो ये मैंने क्या किया, ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कितना बार आपको बता चुका हूँ, जो कार्बन कार्बन पे जो प्लस होता है इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। प्लस चार्ज का मतलब होता है गरीब। गरीब को जितना जगह से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है वो उतना जल्दी स्टेबल होगा। तो ध्यान से देखो, कार्बन पे प्लस, इसको एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। इस गरीब को 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये 3 डिग्री। इससे बढ़िया तो कुछ होगा ही नहीं, 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसको भी 1 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये 1 डिग्री है। इसको 2 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये 2 डिग्री है। तो आपको बताना है कि विच वन ऑफ द मोर स्टेबल। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला स्टेबल होगा, जिसको 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो प्लस चार्ज पे जितना जगह से इलेक्ट्रॉन आता है वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। क्या आप बोलोगे सर थोड़ा सा बताइए ना कि इसके बाद किसका होगा, 3 के बाद किसका होगा, 2। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार के ए मान लेता हूँ, ये ए है और ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है और ये क्या है, डी है। तो देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, पहले बी होगा, बी के बाद कौन होगा भैया, बी के बाद कौन होगा, डी होगा। ठीक है, अब ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, पर दोनों में कौन होगा, इसमें कंसेप्ट आता है अल्फा एच का। ये आपको पता होगा, जब डिग्री सेम होता है तो हम अल्फा एच देखते हैं। क्या होता है, प्लस के सामने वाले कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन और इस पे जो H होता है इसको बोलते हैं अल्फा H। तो इसमें 2 अल्फा H है। ठीक है, प्लस के सामने वाले कार्बन पे इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इस पे कोई भी H नहीं है, तो इसके पास कोई भी अल्फा H नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर कौन हो जाएगा, मेरा सी हो जाएगा और उसके बाद कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़े, अल्फा H से देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पहली बात तो स्टेबिलिटी के लिए वहां पे रेजोनेंस होना चाहिए। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो फिर हम लोग वहां पे डिग्री चेक कर सकते हैं। देखो फ्री रेडिकल जो होता है ना, ये भी कहीं ना कहीं गरीब ही होता है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो जितना जगह से इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे बेंजीन के ऊपर रेडिकल है। देखो बेंजीन पे जो फ्री रेडिकल होता है ना, जनरली वो क्या होता है, अनस्टेबल ही होता है। बस इतना आप मान के चलो फिलहाल के लिए। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, फ्री रेडिकल है, पर यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। हाँ डिग्री है, 3 डिग्री है, पर यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। बोलोगे सर रेजोनेंस क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाया गया था। देखो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आएगा। पर मैंने क्लास में एक बात बताया था, कभी कभी मेरा जुगाड़ काम आता है। क्या बताया था, कि हर कार्बन एटम पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, कुछ तो है। तो इतना जगह पे रेजोनेंस हो सकता है, जितना जगह पे कुछ ना कुछ है वहां पे रेजोनेंस होगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजोनेंस हो सकता है। और जहां तक रेजोनेंस होता है वहां पे स्टेबिलिटी आता है। तो देखो ये नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं है, ये नहीं होगा, रेजोनेंस मतलब ये तो अनस्टेबल ही होता है। अब देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हुआ, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हुआ, जितना दूर में यहाँ रेजोनेंस हुआ उतना ही दूर में यहाँ रेजोनेंस हुआ, मतलब रेजोनेंस तो दोनों में बराबर है। ठीक है, सिंपल सा जुगाड़ याद रखिएगा। अगर मान लो ऐसे भी होता ना, ऐसे भी होता कि हर कार्बन एटम पे अगर कुछ ना कुछ है तो वहां पे रेजोनेंस होता है। ऐसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसमें तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस होगा। कैसे, देखो यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर पे कुछ ना कुछ है तो रेजोनेंस होगा ही होगा। ठीक है ना, चलो भाई इसको इरेज करता हूँ। ओके, ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, रेजोनेंस तो हो रहा है, अब चेक करेंगे डिग्री। क्या चेक करेंगे, ये कौन सा डिग्री है, 1 2 3, ये कौन सा डिग्री है, 2। मोर द डिग्री मोर विल बी द स्टेबिलिटी, क्योंकि गरीब सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलता है वहीं पे स्टेबिलिटी आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बात पता होना चाहिए। क्लियर है क्या, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो, बोला है द रिएक्शन CH3CH2Br को OH, OH यहाँ पे माइनस होगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH Br माइनस इज एन एग्जांपल ऑफ। ध्यान से देखो हुआ क्या, CH3
CH2Br को रिएक्ट कराया गया OH माइनस से। आपको इंडक्टिव पता होगा, इंडक्टिव क्या होता है, कार्बन Br में Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, ठीक है। और रिएक्शन में क्या होता है, प्लस को माइनस चाहिए, तो ये प्लस को चाहिए माइनस, तो ये बॉन्ड टूट गया, तो अब क्या हो गया, CH3 CH2OH, अब Br माइनस अलग हो गया। अब देखो हुआ क्या, हुआ क्या, पहले कार्बन के साथ Br था, OH फ्री है, अब कार्बन के साथ OH है और Br फ्री है, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये इसके जगह पे आ गया और ये इसके जगह पे आ गया, दोनों ने अपना ग्रुप क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो अमीर होता है, उसी का ना सब्स्टिट्यूशन हुआ। अमीर का पहचान क्या है, उस पे लोन पेयर होना चाहिए, उस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये सब अमीर का पहचान होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया कि बोला है द नंबर ऑफ स्पीसीज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड एन न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे E प्लस इलेक्ट्रोफाइल मतलब गरीब, NU माइनस न्यूक्लियोफाइल मतलब अमीर। आइए चेक करते हैं। NO2 पे प्लस, प्लस का मतलब ही होता है गरीब, गरीब, ठीक है। AlCl3 ये भी मेरा गरीब है। अब बोलोगे सर कैसे पता चल गया आपको, मुझे पता ऐसे चला, एल्युमिनियम में 3 Cl है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस पे इतना ज्यादा प्लस चार्ज बढ़ जाता है, बोलता है मैं गरीब हूं। और ऐसे भी चेक कर सकते हो भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। NH3, NH3 मेरा न्यूक्लियोफाइल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, को पता होना चाहिए, अमोनिया में ना N पे लोन पेयर होता है। और एक बात बता देता हूं कि नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बनाएगा, जब जब 3 बॉन्ड बनाएगा, उस पे हमेशा लोन पेयर आएगा, और लोन पेयर आएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो CH3NH2 ये भी न्यूक्लियोफाइल है। देखो मैं दिखाता हूँ, CH3 है, N पे 2 H, एक और एक 2 है, N जब जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पे लोन पेयर आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो RO माइनस, माइनस चार्ज है, पहचान ही है न्यूक्लियोफाइल का। CH3 माइनस, पहचान ही है न्यूक्लियोफाइल का। उसके बाद CH3 प्लस, प्लस मतलब गरीब है, इलेक्ट्रोफाइल। CH3 पे रेडिकल, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, रेडिकल भी गरीब ही होता है। तो चार, चार मेरा इलेक्ट्रोफाइल, चार मेरा न्यूक्लियोफाइल, आंसर हो जाएगा 4 4 कितना, 4 4, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किन इज मोस्ट स्टेबल। देखो भैया, एल्किन के केस में कभी भी करोगे तो आप चेक कर लेना अल्फा एच, मोर द अल्फा एच मोर विल बी द स्टेबिलिटी, सिंपल सा बात है। अब बोलोगे सर अल्फा एच क्या होता है, 50 बार बता चुका हूं, फिर से बताता हूं, यहां से बताता हूं। देखो ये डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो एच होता है उसी को बोलते हैं अल्फा एच। तो यहाँ पे कितना अल्फा एच है, 3, ये भी सामने है, 3 और 3 6, ये भी सामने है, 6 3 9, ये भी सामने है, 9 3 12, इसमें टोटल 12 अल्फा एच है। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी किसी में नहीं होगा, देखना भी। अब ये देखो, डबल बॉन्ड के सामने कार्बन है, इसमें 3, सामने कार्बन है 3, 3 3 6, डबल बॉन्ड के सामने कार्बन है, इसमें 3 है, डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड के सामने होना चाहिए कार्बन पे, तो 3 3 6 3 9 अल्फा एच। ओके यहाँ हो, यहाँ हो, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन में 3 3 6 अल्फा एच, ठीक है। डबल बॉन्ड के सामने कोई नहीं है, डबल बॉन्ड के सामने कोई नहीं, इसको काउंट मत कर लेना, सामने वाले कार्बन पे 6 अल्फा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के सामने कुछ भी नहीं है, 0 अल्फा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है 3 नंबर, उसके बाद स्टेबिलिटी है किसका, 4 नंबर, 4 के बाद है 2 नंबर, 2 के बाद 1 नंबर, ठीक है। तो अल्फा एच बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी अपने आप बढ़ेगा, ऐसे आप कर सकते हो। मैंने एक और क्वेश्चन लिया, इससे और कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगा, देखो, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, कहाँ पे है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे है ना, ये एल्कीन है, बोलो हाँ या ना। ये कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के सामने ये कार्बन है, डबल बॉन्ड के सामने ये कार्बन, यहाँ तो कुछ है नहीं, कितना अल्फा एच, कार्बन ने बनाया 2, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच है, कार्बन ने बनाया 3, तो यहाँ पे 1 अल्फा एच है, तो टोटल यहाँ पे 3 अल्फा एच है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ देख करो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है के सामने ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, चेक करो। यहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो बचा हुआ 3 एच है, तो 3 अल्फा एच,
यहाँ भी 3 अल्फा एच, 3 और 3 6, यहाँ पे 2 अल्फा एच, 6 2 8, यहाँ भी 2 अल्फा एच, 10 अल्फा एच, तो यहाँ पे टोटल 10 अल्फा एच है। क्लियर है? यहाँ चेक करो, ये डबल बॉन्ड के सामने ये कार्बन है और ये कार्बन है, इधर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कितना अल्फा एच है? 2 अल्फा एच है, यहाँ भी 2 अल्फा एच, तो दो दो कितना हो जाएगा? 4 अल्फा एच। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा होगा 2, 2 के बाद क्या होगा? 3, और 3 के बाद क्या होगा मेरा? 1, एंड दैट्स माय फाइनल फाइनल आंसर, 2 3 1। क्लियर है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, चलो 14 के बाद जल्दी से 13 में आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया था। आओ, क्या बोला है कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी आपको याद है बचपन में पढ़ते थे एसिड और बेस, एसिड जैसे बोलते थे तो दिमाग में आता था सर H प्लस, और बेस बोलते थे तो OH माइनस बोलते थे ना। प्लस का मतलब ही क्या होता है? गरीब, तो इतना समझ लेना, एसिड का मतलब होता है गरीब, जितना ज्यादा गरीब बनोगे उतना ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगा, बस ये सब फंडा है। ठीक है, कहीं भी लगाओगे काम आएगा। अब देखो यहाँ पे OH है, OH है, OH है, OH है, सब में बराबर ही काम करने वाला है। एसिड का मतलब होता है गरीब। अब सुनो कंसेप्ट, ये जो NO2 देख रहे हो ना, नाइट्रो ग्रुप, भयानक बदमाश, भयानक क्या बोलूं मैं, अगर तुम्हारे बॉडी में लग जाए तो तुम्हारे बॉडी से इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा। NO2 का काम होता है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। NO2 क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, और अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छा है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको गरीब बना रहा होगा, और जो जितना ज्यादा गरीब है वो उतना ज्यादा क्या होगा? एसिड। ठीक है, तो देखो, और CH3 क्या करता है? डोनेट, ये तो अमीर बना रहा है, हमें अमीर नहीं चाहिए, गरीब चाहिए। पर आप बोलोगे सर NO2 ये एक है, यहाँ भी एक है, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं, देखो ये सब चीज आपने पढ़ा होगा फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में, मैंने यहाँ पे बताया था क्या कि ये OH जो है ना, ये डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, और जो डोनेटिंग ग्रुप होता है उसमें आने वाला ग्रुप कहाँ लगता है? इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो ऑर्थो जो डोनेटिंग होता है उसमें आने वाला ग्रुप कहाँ लगता है? ऑर्थो पे और पैरा पे। जैसे ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। पैरा पे लगा है NO2, किस पे लगा है? पैरा पे लगा है NO2, जो ज्यादा अच्छा है। पैरा पे लगने से ना NO2 क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाएगा, आप जाके बाद में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पैरा वाला पोजीशन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए एसिडिटी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? D आएगा। डी के बाद कौन आएगा? सी, सी के बाद कौन आएगा? ए के बाद बी। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं, क्योंकि ये तो अमीर बना रहा है, ये ना तो ज्यादा गरीब ना तो अमीर, कोई नहीं है, न्यूट्रल है, पर ये तो अमीर बन गया ना, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हमें तो गरीब चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पहले आएगा डी, फिर आएगा सी, सी के बाद ए के बाद ई। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। डोनेटिंग ग्रुप में आने वाला ग्रुप कहाँ लगता है? ऑर्थो पे और पैरा पे लगता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, 14 हो गया है, आगे बढ़ आए, आए, एक और 14, दो दो 14 दिया हुआ है। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। एल्किन का बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस आपका अच्छे से ही होगा। देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, बोला करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। ठीक है भैया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। अब मैं ये नहीं कराऊंगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि सेम है, अल्फा एच चेक करोगे, ये मुझे लिख के भेजना, मैं कमेंट में बता रहा हूँ, अगर मुझे नहीं भेजा ना देखना। ठीक है, ये मुझे लिख के बताओगे कि कौन सा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ABCD मैंने लिख दिया, ऑर्डर करके मेरे को बताना है। ठीक है, डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग बता देना, जो ज्यादा होगा उसको आगे रखना और जो पीछे होगा उसको लास्ट में रखना। ठीक है, चलो आगे बोला है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक? ओ एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, आपको बताया गया होगा कि एरोमेटिक का कंडीशन क्या होता है। पहली बात तो वो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी बात क्या, उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, तीसरी बात क्या, वो प्लेनर होना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। आप बोलोगे सर हकल्स रूल क्या होता है? हकल्स रूल बोला था कि एरोमेटिक होने के लिए उसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये क्या है? बताता हूं, n को 0 रख दो तो वैल्यू क्या आया? क्या आया? 2 पाई। अगर किसी में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक है। n का वैल्यू 1 रख दो तो क्या होगा? 6 पाई। 6 पाई होगा तो एरोमेटिक होगा। n का वैल्यू 2 रख दो तो क्या आएगा? 10 पाई होगा तो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। आइए चेक करते हैं, कार्बन कितना है, मतलब कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, चेक करो, सब में कुछ ना कुछ होना चाहिए, सब में कुछ ना कुछ है। हाँ हो रहा है। प्लेनर है, बिल्कुल है। कितना इलेक्ट्रॉन है चेक करो, पाई बॉन्ड में 2 होता है, 2 2 4, 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल है ना। एक पाई बॉन्ड में 2 2 2 4, 2 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आओ फिर और चेक करते हैं। यहाँ पे देखो कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं आपको बोलता हूँ, ये कर लेना, मैं डालूंगा कुछ दिन में। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, वहां पे आपको पता चल जाएगा कौन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या है देखो,
यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले रेजोनेंस हो रहा है, 1 2 3, सब में कुछ ना कुछ है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2। कार्बन पे माइनस, ये बात बहुत लोग को डाउट आता है, इसलिए मैं समझा रहा हूं, सिंपल याद रखना। कार्बन पे जब जब माइनस होगा, समझ जाना वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, समझ जाना यहाँ पे लोन पेयर है। सिंपल सा बात, इतना याद रखना। कार्बन पे माइनस जब जब आए, समझ जाना वहां पे लोन पेयर है, मतलब वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। 4 एंड पाई में एंटी एरोमेटिक होता है, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ये भी एंटी एरोमेटिक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो आज मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, जिसमें आपने 2 चीज को और अच्छे से करना है। एक तो रेजोनेंस को मैं कराने वाला हूं, और एक एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और एक इंडक्टिव इफेक्ट। ये 3 चीज का मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं, जहां पे और अच्छे से आपको बताने वाला हूं। क्लियर है? इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।